So Congress promises to create wealth, ensure welfare for all. द हिंदू न्यूज़पेपर ने यह हेडलाइन निकाली थी। अब ये जो पर्टिकुलर हेडलाइन थी यह बात कर रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि राहुल गांधी जी ने जो फॉरवर्ड लिखा है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे आप लोगों के लिए सामने रखे। देखो, मैं जो यहाँ पे बातें करता हूँ वो बिल्कुल आम आदमी वाले बातें करता हूँ। जितनी चीज़ें मुझे पता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उन पॉइंट्स को आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आज बात करेंगे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कौन सी चीज़ें लोगों को इम्प्रेस कर सकती हैं, और जो लोगों को इम्प्रेस कर सकती हैं उसके ऊपर मेरे क्या सवाल हैं। कौन सी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी मॉडरेट रही हैं और कौन सी चीज़ें यहाँ पर एक आम आदमी को इम्प्रेस करने में नाकामयाब रही हैं। उन तीन बड़े बड़े पॉइंट्स को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा अपने आज के लेक्चर के अंदर, अपने आज की वीडियो के अंदर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अच्छे पॉइंट्स के बारे में कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर। जैसे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो की जो फ्रंट पेज है वो बात कर रहा है कांग्रेस विल डिलीवर, बट कांग्रेस ये बताना भूल गई कि हाउ विल दे डिलीवर। वो अपने प्रोमिसेस को निभाने की बात कर रहे हैं कि हम निभाएंगे, पर कैसे निभाएंगे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम लोगों के सामने। बात करते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में जो कि लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। गुड पॉइंट्स क्या क्या हैं? गुड पॉइंट में सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो यहाँ पे बात की गई कि कर्ज माफ़ी से वो कर्ज मुक्ति तक ले आएंगे। देखो, कर्ज माफ़ी का जो राग है वो हम लोग यहाँ पर हर इलेक्शन के अंदर सुनते हैं। अभी असेंबली इलेक्शन हुए थे तो राजस्थान के अंदर हम लोगों को कर्ज माफ़ी भी होती हुई नजर आई। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिन किसानों को सही में कर्ज माफ़ी की ज़रूरत है उनका कर्ज माफ़ किया जाना चाहिए, मैं उसके बिल्कुल समर्थन में हूँ। परंतु यहाँ पर एक जो पॉइंट आता है वो ये है कि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो जानबूझकर अपना कर्जा वापस नहीं देते हैं, बैंक्स के लोन नहीं चुकाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन आएंगे, वो डिमांड उठाएंगे और उनके पैसे बच जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पे ट्रैक्टर्स खरीद लेते हैं और ट्रैक्टर्स के पैसे नहीं भरते, क्योंकि उन्हें पता है सरकार आ जाएगी, 1 लाख रुपए तक के लोन माफ़ हो जाएंगे। उन लोगों का क्या? यहाँ पे बात हुई कि कर्ज माफ़ी से कर्ज मुक्ति तक लेकर आएंगे। एक अच्छा पॉइंट है, एक इम्प्रेसिव पॉइंट है। और कर्ज मुक्ति के अंदर लोगों को रिम्यूनरेटिव प्राइजेस दिए जाएंगे, अच्छे प्राइजेस दिए जाएंगे, उनकी क्रॉप के, उनकी फसल के अच्छे प्राइजेस आएंगे। दूसरा यहाँ पे पॉइंट बोला गया कि जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होगी। फर्टिलाइज़र के अंदर जो पैसा लगता है, बीज खरीदने का जो पैसा लगता है, इरिगेशन के अंदर जो पैसा लगता है, पावर के लिए जो पैसा लगता है, वो कम होता हुआ नजर आएगा। तो इनपुट कॉस्ट यहाँ पे कम होगी और यहाँ पर एक सेपरेट किसान बजट आएगा। देखो, यहाँ पर इनपुट कॉस्ट कम होगी, इससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि हमारे देश में 90% जो फार्मर्स हैं दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। वो फार्मर्स हैं जो कि अगर उनकी जो क्रॉप सही समय पर ना बिके तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं खाना खाने के। उन लोगों को आप लोग किस तरीके से टारगेट करोगे? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मिस आउट किया गया है। बट ऑन अ होल दिस वाज अ इंप्रेसिव पॉइंट। बट यहाँ पे सेपरेट किसान बजट वाली जो बात की गई, अब उस बजट को अलग से बनाने की क्या ज़रूरत है ये मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया। जो नॉर्मल बजट होते हैं उसके अंदर भी किसान बजट का जो रेशियो है उसे बढ़ाकर हम लोग अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो दिस वॉज अ गुड पॉइंट, बट मेरे कुछ यहाँ पे सवाल थे। अगला जो यहाँ पे पॉइंट है जो कि यूथ के लिए सामने रखा वो है एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का जो दरें हैं वो बड़ी हैं, इसमें कोई भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर बात को नहीं नकार सकता। एनएसएसओ का सर्वे भी यही कहता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो भी यही कहता है। कुछ स्टैटिस्टिक्स को जो कि यहाँ पर ऑफिशियली सामने नहीं आए बट द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने जो हम लोगों के सामने रखे वो भी यही कहते हैं। कांग्रेस ने इस चीज़ को टारगेट करने की कोशिश करी है, मैनिफेस्टो के अंदर यूथ को टारगेट करने की कोशिश करी है। बोला है 34 लाख जॉब्स वो प्रोवाइड करेंगे। पर आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इस 34 लाख जॉब्स को डिवाइड किया गया है किस बेसिस पे? यहाँ पे बात की गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट की 4 लाख जॉब भरी जाएंगी मार्च 2020 तक, स्टेट गवर्नमेंट की 20 लाख जॉब भरी जाएंगी और 10 लाख जॉब सेवा मित्र की यहाँ पे हमारे सामने आएंगी। यहाँ पर एक अच्छा मैनिफेस्टो है इस एम्प्लॉयमेंट की बात करें। पर यहाँ पर ये जो 20 लाख जॉब का जिक्र है जो स्टेट गवर्नमेंट के आने वाली है वो कैसे आएगी? ये लोकसभा का चुनाव है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का असेंबली इलेक्शन।
तो 20 लाख जॉब कैसे जनरेट होगी? क्या कांग्रेस ये सोच रही है कि हम लोग स्टेट्स के अंदर आ जाएंगे तो स्टेट्स की जॉब को भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे? तो बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके यहाँ पे जॉब्स का जो चीज़ है उसको सामने रखा गया है। पर यहाँ पे जॉब्स को जनरेट कैसे होगा? देखो, ये तो गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो गई। प्राइवेट जॉब्स को कैसे जनरेट किया जाएगा? इसके अंदर भी कुछ पॉइंट बोले गए हैं, जैसे स्टार्टअप्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। बट क्या आपको लगता है कि जितनी स्कीम्स आज की डेट में चल रही हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स के अंदर हो, मेक इन इंडिया हो, उन चीज़ों को हम लोग उसी तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे? तो यहाँ पर कुछ ये मुद्दे हैं जो कि हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके पीछे मेरा कोई प्रश्न नहीं है। एक बहुत ही गजब का पॉइंट, अ वेरी वेरी इंप्रेसिव पॉइंट, दैट वाज कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्हें अकाउंटेबल बनाया जाएगा टू द पार्लियामेंट, और उनकी जो पावर्स होंगी उनको भी एक लॉ के अंदर डिफाइन किया जाएगा। एक अच्छा पॉइंट है। इसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को यहाँ पर प्रिंसिपल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट बनाया जाएगा ऑन डिफेंस मैटर्स। ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है कि यहाँ पे डिफेंस मैटर्स में सलाह ली जाएगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। जिस तरीके से हमारे प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिफेंस के मुद्दों पर यहाँ पे एडवाइस करेंगे सरकार को, और एनएसजी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पार्लियामेंट के प्रति यहाँ पे अकाउंटेबल होगी। एक नया लॉ आएगा। बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है, कोई मेरा प्रश्न नहीं है इस मुद्दे के ऊपर। इसके साथ साथ चौथी और बड़ी स्कीम, सबसे फेमस स्कीम जिसको कांग्रेस बार बार यहाँ पे भुनाने की कोशिश कर रही है, वो है न्याय स्कीम, न्यूनतम आय योजना, जिसमें 72,000 रुपीज़ सालाना देने की बात हो रही है। पर एक क्लॉज है इसमें, किन लोगों को? जो पुअरेस्ट ऑफ दी पुअर हैं, उनमें से 20% लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे 72,000 रुपीज़ पर ईयर। देखो, यहाँ पे जो न्यूनतम आय योजना है, अगर आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो बेसिकली ये हिंदी वर्जन है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। 2015-16 का इकोनॉमिक सर्वे उठाओगे और लगातार आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक सेपरेट आपको चैप्टर देखने को मिलेगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। बार बार इसके बारे में बात होती है, पर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी एक ही पॉइंट सबके सामने रखते हैं। वो पॉइंट ये है कि आप किसी भी बाहर के देश को देखो जिन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अप्लाई किया है, वो एक ही चीज़ कहते हैं कि आप जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अप्लाई करते हो तो आपके देश में जो आप सब्सिडी देते हो, उन चीज़ों को आपको कम करना पड़ता है। इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंदर जो पैसा जाने वाला है वो हमारी टोटल सब्सिडी जितना ही जाने वाला है। तो सब्सिडी का जो बर्डन है पहले ही हमारे देश पे इतना ज़्यादा है, फिस्कल डेफिसिट हमारा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जो हम लोगों ने टारगेट किया है उस टारगेट को हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जब यहाँ पे न्यूनतम आय योजना जैसी नई स्कीम लॉन्च होगी तो कि क्या हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो और भी ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा, देश के ऊपर कर्जा नहीं बढ़ जाएगा? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, मैं आपको बताऊँ, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जिनमें से कुछ नोबेल प्राइज़ विनर्स भी हैं, उनका ये मानना है कि आगे आने वाले 2 साल के अंदर एक बहुत ही बड़ा रिसेशन आने वाला है। अब उस रिसेशन वाले मुद्दे के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऐसी अगर योजना हमारे सामने आती है तो वो लोगों के लिए वायबल होगी, अच्छी होगी, बट देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होने वाली है। तो इट इज़ अ इम्पॉसिबल स्कीम, बट इट इम्प्रेस दी पीपल। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। तो इम्प्रेसिव स्कीम है, बट इसके पीछे भी कुछ सवाल है। इसके बाद यहाँ पे एमजी नरेगा के बारे में बात की गई। देखो, एमजी नरेगा वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सबसे ज़्यादा सफल स्कीम है हमारे देश की, जिसके अंदर 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है रूरल हाउस होल्ड को। यहाँ पर उस 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाकर 150 दिन की करने का यहाँ पे वादा किया गया। पर यहाँ पे इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है नरेगा 3.0, तीसरा वर्जन है ये नरेगा का। अब यहाँ पर जो मेरे पॉइंट है वो ये है कि आप अगर रीसेंट बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट पढ़ते हो, वो रिपोर्ट हमारे सामने ये लेकर आती है कि 150 दिन तो आप लोग छोड़ दो, करंट सिनेरियो में यहाँ पर हम लोग 100 दिन का आधा भी एवरेज नहीं दे पाते हैं। 2017-18 के अंदर और 18-19 के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो 47.7 डेज की एम्प्लॉयमेंट मिली हर एक व्यक्ति को जो कि यहाँ पर गए। तो आप इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करोगे? और अगर आप इसे कंपेयर कर रहे हो कि इस सरकार में कम मिली है, तो मैं आपको बता दूं कि जो टोटल जो नंबर ऑफ जनरेट की गई जॉब्स थी अंडर दी नरेगा, वो 2018-19 में सबसे ज़्यादा रही हैं। इतनी कभी भी नहीं रही हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने यहाँ पे छापी। पिछले 4 साल का एवरेज 47.75 रहा है, और हम लोग 100 दिन को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और 150 दिन का टारगेट हम लोग कैसे अचीव करेंगे? तो ये कुछ यहाँ पे मुद्दे हैं। इम्प्रेसिव था ये कि 150 दिन यहाँ पे बोले हैं,
बट मेरे ये सवाल थे। इसके बाद यहाँ पे स्टार्टअप्स को बोला गया कि स्टार्टअप्स को लिबर्टी मिलेगी कि 3 साल तक वो विदाउट एनी परमिशन ऑपरेट करेंगे। देखो, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कीम बीजेपी भी लेकर आई थी, पर संसद के अंदर कांग्रेस ने इसके ऊपर सवाल खड़े करे थे। हम वही सवाल कांग्रेस के ऊपर भी खड़े हो सकते हैं कि यहाँ पर आप किस तरीके से, जो अगर टैक्स इन्वेजन होगा, राउंड ट्रिपिंग होगा, इन 3 साल के अंदर उन्हें कैसे टारगेट करोगे। तो ये अच्छी बात है कि स्टार्टअप्स को लुभाने की यहाँ पे बात की गई। कुछ एंजल टैक्स के ऊपर भी मुद्दे आए, पर उनको इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने कुछ ही हफ्तों पहले ही रिजॉल्व कर दिया, तो शायद उन मुद्दों को इसलिए मिस कर दिया गया। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत बेहतरीन है, ये हर किसी सरकार को अपने मैनिफेस्टो में करने चाहिए और हमारे देश की आज रिक्वायरमेंट है। कांग्रेस ने इसे इंक्लूड किया है। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। विमेन रिजर्वेशन बिल लाने की बात की गई है। 33% यहाँ पे महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एज वेल एज पार्लियामेंट के अंदर। सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल लाया जाएगा और जिसमें कंपलसरी सोशल ऑडिटिंग होगी गवर्नमेंट स्कीम्स की। बट यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जो करप्शन होता है वो भी तो नेता ही करते हैं, एक ये बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ बात की गई कि एक सेपरेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आएगी जो कि यहाँ पे जो महिलाओं या बच्चों से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगी। एक अच्छा पॉइंट है, इंप्रेसिव पॉइंट है, बट करंट डिपार्टमेंट में ही क्यों हम लोग यहाँ पर सुधार नहीं कर सकते हैं, ये एक छोटा सा सवाल है। एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाने से चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं? नहीं होती। बट महिलाओं का ध्यान रखा गया, बच्चों का ध्यान रखा गया, एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। यहाँ पे बात की गई कि 2023-2024 तक 6% एजुकेशन के अंदर खर्च किया जाएगा, 3% हेल्थ के अंदर, 2% साइंस एंड टेक्नोलॉजी या रिसर्च के अंदर यहाँ पे खर्च किया जाएगा। अच्छे पॉइंट हैं, बट दिस इज इम्पॉसिबल। कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे सामने रखा गया है। कैसे अचीव करोगे उनका जिक्र नहीं है। देखो, प्रोमिसेस जब होते हैं तो उनमें ये नहीं होता कि उन्हें कैसे अचीव किया जाएगा, बस ये होता है कि बस अचीव किया जाएगा। ओके, तो कांग्रेस विल डिलीवर, बट हाउ इट विल इट डिलीवर, वो मेरे पर्टिकुलर प्रश्न है। मॉडरेट की बात करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट जो कि मेरे लिए मॉडरेट रहे। ना मेरे को उनसे कोई नाराज़गी है, ना उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा इंप्रेस किया है, और ना वो किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। न्यू रिवैम्प्ड जीएसटी को रिवैम्प करेंगे। अरे रिवैम्प करने की ज़रूरत क्या है जीएसटी को? पहले हमें ये बताओ कि करंट जीएसटी में प्रॉब्लम्स क्या हैं। उन चीज़ों को अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई है। इकोनॉमिस्ट भी इस चीज़ के क्लैरिटी पे नहीं आ पाए हैं। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है कि कश्मीर इशू पे यहाँ पे डायलॉग क्रिएट किया जाएगा। कश्मीर इशू पे हम लोग डायलॉग ही करते रहे हैं आज तक, और डायलॉग ही करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इट इज़ अ मॉडरेट पॉइंट। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, हम लोगों ने यहाँ पर इतनी सारी सरकारें देखी हैं इंडिया के अंदर, बट जितना ज़्यादा आइसोलेटेड हम आज पाकिस्तान को कर पाए हैं अंडर द एनडीए गवर्नमेंट, उतना हम लोगों ने कभी नहीं किया। इस चीज़ को कोई नहीं नकार सकता। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी को कोई नहीं नकार सकता। वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी है अभी तक के हमारे देश की। हम लोगों ने FATF के अंदर पाकिस्तान को लिस्ट के अंदर बरकरार रखा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की खुद ये स्टेटमेंट आई है अभी 2 दिन पहले कि वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के अंदर करवा के रहेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान के मुद्दे को हम लोगों ने इतना जोर से उठाया है कि चाइना ने जब अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया तो चाइना अलग ठिड़क पड़ गया। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हम लोगों ने अचीव करी हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, हम लोग इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में गए एज अ चीफ गेस्ट, जहाँ पर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान वहाँ पर एक फाउंडिंग मेंबर है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से करी हैं, खासकर फॉरेन पॉलिसी में। तो जो हग वाली जो पॉलिसी थी नरेंद्र मोदी जी की, वो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर काम आई। ओके, और यहाँ पे बात की गई कि वो स्क्रैप करेंगे नीति आयोग को और नया प्लानिंग कमीशन लेकर आएंगे। अरे प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके हम लोग नीति आयोग लेकर आए। प्लानिंग कमीशन ठीक काम कर रही थी, उस समय हम लोगों ने ये बात करी कि प्लानिंग कमीशन को क्यों डिस्ट्रॉय किया गया। देखो, यहाँ पर मैं भी उस पर्टिकुलर सपोर्ट में नहीं हूँ कि प्लानिंग कमीशन को क्यों ख़त्म करके वो नीति आयोग को लेकर आए। हाँ, बट नीति आयोग का वर्किंग कल्चर यहाँ पे प्लानिंग कमीशन से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की गई, बट कारण क्या था वो समझ नहीं आया। प्लानिंग कमीशन को ही हम लोग अच्छा कर सकते थे। अगर पिछली सरकार ने ये किया और बाय द चांस अगर कांग्रेस की सरकार हमारे सामने आती है और वो भी यही रिवैम्पिंग का प्रोसेस अपनाएगी, तो देश में कोई भी बॉडी अच्छी तरीके से काम कैसे कर पाएगी। तो आप लोग जो करंट बॉडी है उन्हें ही बेहतर बनाने की कोशिश करो, उनको ही अच्छा बनाने की कोशिश करो। आप अपने इसके अंदर लिख देते कि नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाएंगे, एक अच्छी बॉडी बनाएंगे। तो ये पर्टिकुलर चीज़ है जिसको मिस किया यहाँ पे कांग्रेस ने। मॉडरेट वाले हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे बात की गई कि 50% EVM को मैच किया जाएगा VVPAT के साथ। एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मुद्दा है।
पर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की माने इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि एक्सपर्ट्स कमेटी ने ही रिकमेंड किया है अगर हम लोग 50% वीवीपैट को मैच करेंगे आज के करंट सिनेरियो में भी तो हम लोग 6 दिन से डिले हो जाएंगे यहाँ पे रिजल्ट से। और आपको नहीं लगता कि ज़्यादा मैन पावर जाएगी, ज़्यादा यहाँ पे खर्च होंगे हमारे पैसे, मैन पावर खर्च होगी। इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट को सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया है जिससे लोगों का भरोसा बना रहा है ईवीएम के अंदर। जब 50% की वेरिफिकेशन आ जाएगी तो यहाँ पर लोगों के भरोसों को और भी ज़्यादा तोड़ने की बात हो रही है, ऐसा मेरे को लगता है। बट यहाँ पे 50% वीवीपैट को मैच करना एक सही मुद्दा भी है, गलत मुद्दा भी है, तो इसे मॉडरेट पे रखेंगे। मैं इसमें अपने ज़्यादा विचार नहीं दूंगा, हर किसी के अपने अपने विचार हो सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यहाँ पे होना चाहिए, बट इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को यहाँ पे रिजेक्ट किया है। आगे बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात की गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ख़त्म करके नेशनल इलेक्शन फंड लेकर आएंगे। अरे आप नेशनल इलेक्शन फंड लेकर आओगे, एक बहुत ही अच्छी बात है, बट उससे फ़ायदा क्या होगा? क्या डोनेशन में और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी? ट्रांसपेरेंसी आएगी तो किस तरीके से आएगी? क्या मीडियम रहेगा? कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? तो देखो यहाँ पे उस चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है। तो पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग आरटीआई के अंदर लेकर आते, इस चीज़ पॉइंट को आप लोगों ने मिस किया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड का फ़ायदा ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को हो रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टी को हो रहा है। जब लेकर आ रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उस समय किसी भी पार्टी ने यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जोर से आवाज़ नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? तो ये एक बड़ा यहाँ पे मुद्दा है। तो स्टॉप करेंगे क्रॉस ओनरशिप ऑफ मीडिया, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पर इसे मॉडरेट कैटेगरी में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्रॉस ओनरशिप को रोकने की कोशिश करोगे तो ये आर्टिकल 19 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा। सबको अधिकार है अपने मन मर्जी के प्रोफेशन की तरफ जाने का। अगर मैं यहाँ पर आपके साथ बातें कर रहा हूँ तो मेरा अधिकार है कि मैं आपके साथ इन बातों के अलावा कोई और बातें भी कर सकता हूँ, मैं एक बिजनेस के साथ कोई और बिजनेस भी कर सकता हूँ। तो वो पर्टिकुलर मुद्दा यहाँ आता है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की गई। देखो आज सवाल ये उठ रहा है कि हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट नहीं है, एक अच्छा मुद्दा है, पर इसे मैंने मॉडरेट कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हो तो आप सरकार के साथ डेमोक्रेसी के ऊपर भी सवाल खड़े करते हो। हाँ, इस चीज़ के ऊपर हमें देखना चाहिए कि हर इंस्टीट्यूशन की अपनी एक ऑटोनॉमी होती है, हर एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, बट कुछ इंस्टीट्यूशन कभी कभार कभी फुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो गलत भी हमारे सामने डिसीजन आ जाते हैं। पर यहाँ पे इकोनॉमिस्ट भी, सोशल एक्टिविस्ट भी करंट सरकार के ऊपर यही मुद्दा उठा रहे हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट नहीं है। खासकर यहाँ पे आरबीआई के ऊपर मुद्दे उठे, सीबीआई के ऊपर मुद्दे उठे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़ोरदार पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये यहाँ पे मॉडरेट पॉइंट्स थे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ने मुझे इम्प्रेस नहीं किया है और उम्मीद है कि आप लोग भी उससे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए होंगे, जिनमें से है आफ्सपा एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। उसमें अमेंडमेंट करने की बात हुई है। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दिस अमेंडमेंट, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने बोला है कि वो पावर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस और ह्यूमन राइट्स के बीच में बैलेंस करेंगे। देखो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कब से हम लोगों ने यहाँ पर आफ्सपा लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी जो पत्थरबाज हैं वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर गिराते हैं। अगर इतना ज़्यादा कड़े नियम के बावजूद भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए तो अगर हम लोग वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे जो लॉज हैं उनको और ज़्यादा रिलैक्स करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके हाथ और भी ज़्यादा बन जाएंगे? अभी कम बंधे हुए हैं जो और भी ज़्यादा हम लोग उन्हें बांधने की बात कर रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है मेरा इस पर्टिकुलर मुद्दे पर। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट जो कि मुझे फेल किया इंप्रेस करने में वो है कि सेक्शन 124A ऑफ द IPC को ये ओमिट करने की बात कर रहे हैं, मतलब सेडिशन एक्ट को हटाने की बात कर रहे हैं। देखो अकॉर्डिंग टू मी सेडिशन एक्ट नहीं हटना चाहिए। हमारे देश में जिस तरीके की आजकल स्थिति है, ज़रूरत है कि अगर कोई भी हमारे देश के ऊपर सवाल खड़े करता है, गलत बात करता है हमारे देश के खिलाफ, देश के टुकड़े करने की बात करता है, तो उनको सलाखों के पीछे तो जाना ही चाहिए। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर मेरा ये कहना है कि आप लोग ओमिट ना करते, आप यहाँ पे लिखते कि आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, मॉडर्न एरा के साथ उसे लिंक करने की कोशिश करोगे। ये कॉलोनियल लॉ है, इसके अंदर अमेंडमेंट आने चाहिए, बट पूरी तरीके से ओमिट करने का समर्थन मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। स्पेशल पुलिस विंग के बारे में यहाँ पे बात की गई। देखो स्पेशल पुलिस विंग आप लोग बनाना चाहते हो कम्युनल राइट्स, लिंचिंग या गैंग रेप से रिलेटेड केसेस के लिए, अच्छी बात है, बट ये स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है अंडर द शेड्यूल 7 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप क्या मान रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट आपकी बात मान लेंगी? जहाँ पर बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ पर बीजेपी के अंदर या और किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होंगी, तो क्या वो आपकी बात मानेंगी? तो यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया गया, बट उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया जितना मेरे को उम्मीद थी। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स को री इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। जैसे यहाँ पे बोला कि निर्मल भारत को वो री इंट्रोड्यूस करेंगे।
देखो, निर्मल भारत का नाम बदल कर हम लोग स्वच्छ भारत मिशन लेकर आए थे, बट उसके अंदर कुछ प्रोपेगेंडा चेंज थे। स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत ही सफल मिशन है, धीरे धीरे काम कर रहा है। 2019 तक हम लोग भारत को स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब पता नहीं कि किस तरीके से हमारा भारत स्वच्छ हो रहा है। हम लोगों को ओपन डेफिकेशन फ्री अचीव करना है, सैनिटेशन फैसिलिटी देनी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है। तो आपको नहीं लगता कि स्वच्छ भारत एक अच्छा मिशन है? हाँ, कांग्रेस इसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की बात कर सकती थी, बट यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करना मतलब यह है कि सिर्फ नाम बदलना। जब आप लोग दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि हमारी ही पॉलिसीज़ को सिर्फ नाम बदल के इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और आप लोग भी नाम बदलने की बात करते हो, तो वो थोड़ा सा मिसनॉमर लगता है। तो कुछ अच्छी बातें की गई, कुछ खराब बातें की गई। अच्छी बातों में मैंने आपको बताया, जैसे न्याय स्कीम, स्टार्टअप के लिए सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल, महिलाओं का रिजर्वेशन बिल, बट उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो एक बड़ा सवाल है। अब इसके अंदर कुछ और जो सवाल हैं जो कि इसको रखने के बाद मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि सब्सिडीज़ का क्या सब्सिडीज़ को कम किया जाएगा जब आप लोग न्याय लेकर आओगे? उसके ऊपर यहाँ पे कोई क्यों सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं? यहाँ पे उन चीज़ों का क्या जिन चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया? आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट की बात करी सरकारी, पर प्राइवेट में आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ोगे? देश में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आप लोग क्या करोगे? सर्विसेज सेक्टर में क्या करोगे? एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग जो अचीव नहीं कर पा रहे हैं आज तक, उन्हें अचीव करवाने के लिए क्या करोगे? फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए क्या करोगे? और किस तरीके से उन चीज़ों को आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे? स्टेट गवर्नमेंट और आपके बीच में यहाँ पर जो डिसोल्यूशन होगा पैसों का, वो किस तरीके से होगा? उन चीज़ों के बारे में बात नहीं की गई। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बात की गई, बट ये बात नहीं की गई कि उनके इंडिपेंडेंस के लिए आप क्या करोगे? आरबीआई के इंडिपेंडेंस के लिए क्या करोगे? आरबीआई के बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं। यहाँ पे मूवीज़ के बारे में बात नहीं की गई। यहाँ पे एक मूवी है जो कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आ रही है, बात की जा रही है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रही है, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर बड़ा एक्शन ले सकती है। या यहाँ पे टेलीविज़न के ऊपर बात की गई, बट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, जो भी लोग, जो भी आपके बड़े हैं, आप उनसे पूछोगे, वो यही कहते हैं कि जो भी सरकार आती है उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स का न्यूज़ चैनल्स के ऊपर रहता है, जो हमें देखने का भी मिलता है। डिबेट में लोगों को बिठा देते हैं, बातें कराते हैं, और आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो बस मेरा जाते जाते बस आज आपसे इतनी ही कहना है कि कांग्रेस को इस पर्टिकुलर मैनिफेस्टो के लिए मैं देता हूं 6.5 नंबर आउट ऑफ 10। तो 10 में से 6.5 नंबर मैं देता हूं कांग्रेस को। बाकी मैनिफेस्टो आते हैं, बात करते हैं उनके बारे में। देखो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है तो हम लोग उसके वर्क के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का वर्क जो किया गया वो उस कांग्रेस ने नहीं किया जो कि अब कांग्रेस बनेगी, जो कांग्रेस सरकार बनाएगी। यहाँ पे आज महागठबंधन की बात होती है तो पूरा का पूरा सिनेरियो बदलता है। जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आएगा उसको डिस्कशन में लेना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सरकार के जो काम है 5 साल के, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार मैनिफेस्टो बनाएगी। सरकार के ऊपर जो सवाल उठे हैं उनको यहाँ पे इशू बनाकर सॉल्व करने की सरकार कोशिश करेगी। यहाँ पे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो बनाती हैं वो अपने आप को बेहतर शो करने के लिए बनाती हैं, पर जो सरकार मैनिफेस्टो बनाती है वो ये दिखाने के लिए बनाती है कि हम लोगों ने काम किया और आगे हम लोग क्या करेंगे। तो तब हम लोग मैनिफेस्टोज में कंपैरिजन कर पाएंगे। ये मेरा रिव्यू था। आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके मुझे ज़रूर बताना। ये मेरे विचार हैं जो कि मैं एज एन आम आदमी आप लोगों के सामने रखता हूँ। जो चीज़ें मुझे पता है, पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर को एनालिसिस कर रहा हूँ। आई एम अ न्यूज़पेपर एनालिस्ट। उसी ढंग से मैंने आपको चीज़ें बताने की कोशिश करी कि जो हमारा यूथ है वो जब वोट देने जाए तो वो किसी चीज़ को मिस ना करे, सब चीज़ों को याद रखें, दिमाग खोल के हम लोग यहाँ पे वोट करें, ना कि टीवी चैनल खोल के। आज के जो वीडियो है उसको यहीं एंड करूँगा। जाते जाते लाइक का बटन दबा देना, शेयर जरूर कर देना अगर वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी मदद की हो, और 2-3 लोगों तक ज़रूर पहुँचाना जिससे उन लोगों का भी फ़ायदा हो।